अपन तो पढ़ेंगे अब बिंदुसार। समय कितना 298 से 273 ईसा पूर्व। ये शायद इसमें मैंने कहां कहां पढ़ा दिया, क्या क्या दिखा दिया बताओ। अरे परसों जो पढ़ाया था उसी की बात कर रहा हूं, कल तो मैंने एक बिंदु नहीं लिखा है आपको। विदेशी संबंध, जिसमें दो देशों के साथ इसके संबंध थे, एक मिस्र के साथ और दूसरी सीरिया के साथ। मिस्र का शासक कौन था? टोलमी सेकंड। और सीरिया का कौन था? एंटियोकस। इसने अपना राजदूत किसको भेजा बताओ? डाइनोसियस। इसने किसको भेजा? डाइमेकस। और डाइमेकस के थ्रू ये विलासी राजा ने 3 वस्तुएं, बिंदुसार ने इससे 3 वस्तुएं मंगवाई। कौन कौन सी? शराब, अंजीर और दार्शनिक। तो कौन सी 2 वस्तुएं भेज दी गई? किसके लिए मना किया गया? क्यों मना किया गया? क्योंकि यूनानी कानूनों के अनुसार फिलोसफर भेजने का नियम नहीं था। तो ये बात लिखा दी क्या मैंने? तो लिखो नीचे नोट डाल के, नोट डालकर लिखेंगे। एंटियोकस ने शराब और अंजीर बिंदुसार के पास भिजवाई। बिंदुसार के पास भिजवाई। परंतु दार्शनिक यूनानी कानूनों के विरुद्ध होने के कारण दार्शनिक यूनानी कानूनों के विरुद्ध होने के कारण नहीं भिजवाया। यदि बिंदुसार के धर्म की बात करेंगे तो किस धर्म का था ये? अरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म का, इसका बेटा बिंदुसार ये ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म का है। और जो अशोक वो बौद्ध धर्म ने, उसने पहले शैव था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो एक बात ये भी लिख दो कि बिंदुसार ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। बिंदुसार ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया।
लास्ट बात बिंदुसार की, क्योंकि ये शराबी था इसलिए बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, इसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुए। पहली बार जब विद्रोह हुए, हाँ जी बताएं, अब बोलो। अरे मैं लिखा नहीं रहा अभी मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि बिंदुसार जो है वो शराबी था, इसलिए होश कम रहता था, बेहोश ज्यादा रहता था। समझ रहे हो? अब बेहोशी, जब राजा बेहोश रहेगा तो विद्रोही होंगे। ज्यादा विद्रोह कहां हुए? क्योंकि वर्तमान जो काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट टाइम जीते थे या नहीं? किसे जीते? सेल्यूकस निकेटर को हराकर। और इन चारों प्रांतों के साथ सिंध तक का जो क्षेत्र था वो एक प्रांत था और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसका मतलब आज की जो अफगानिस्तान वाले हैं, जो आज काबुल में, कंधार में और हेरात में, बलूचिस्तान में, ये तो सारे तालिबानी हैं। अरे नहीं है क्या? तो इनका जो खून है, इनका जो जीन है, उसमें तो विद्रोह भरा हुआ है, लड़ाई है, लड़ाई लड़ाई एंड लड़ाई। या तो कोई दूसरा लड़े ले तो ठीक है, वरना तो आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये कबायली हैं। इनके जीन में सबसे ज्यादा लड़ाकू किस्म की राइबोसोम है। सबसे ज्यादा, क्योंकि उस संक्रमण की जगह है जिसमें भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, वे सारे आक्रमणकारी सबसे पहले यहीं पर रहे और उन्होंने यहीं पर सबसे ज्यादा सर्वनाश किया। यदि हम पाकिस्तान के इलाके की बात करें और इसके बाद अफगानिस्तान का ये जो इलाका है, तो मध्य एशिया से या कहीं से भी जो भी आक्रमणकारी आए, चाहे वो शक आए, चाहे वो कुषाण आए, चाहे वो हूण आए, चाहे इंडो ग्रीक आए, चाहे वो यूनानी आए, चाहे तुर्क आए, जो भी, इन्होंने सबसे पहले रौंदा इनको, काबुल वालों को, कंधार वालों को, और फिर बलूचिस्तान वालों को, और ये हेरात वालों को, और यहां ये तक्षशिला है। इसलिए सबसे ज्यादा संक्रमण खून में यही हुआ। इसलिए लोग ना उस समय शांत थे ना आज शांत है। ये अशांत थे, अशांत है, अशांत रहेंगे। या तो इनसे कोई दूसरा देश लड़ ले, तब तो एक हो जाते हैं, और जैसे कोई दूसरा देश इनसे लड़ करके दूर हटता है, आपस में भिड़ जाते हैं। लड़ना जरूरी है, कबायली व्यवस्था है। इसलिए काबुल, कंधार, हेरात के अंदर विद्रोह हुआ। विद्रोह का दमन करने के लिए एक पुस्तक है जिसका किताब का नाम है दिव्य अवदान। मैंने पहले भी आपको बताया था, लिखाया हुआ है तुम्हें। इस दिव्य अवदान किताब में लिखा हुआ है कि यहां विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले अशोक को भेजा। अशोक गया और विद्रोहियों को ठोकनी, पीटनी, मारने लग गए। काबुल वालों को पीट पाट के शांत कर दिया, सबको पीट पाट के एकदम बराबर कर दिया, जो भी सामने आया भून के रख दिया। लोग तो चुप तो हो गए, लेकिन क्या विद्रोह की भावनाएं का दमन हो सका? नहीं। अशोक जैसे ही वहां से वापस आया, लोगों ने, तक्षशिला वालों ने फिर से विद्रोह कर दिया। सेकंड बार बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। सुसीम ने यहां के लोगों से बातचीत की
तब यहां के लोगों ने बताया कि साहब हम सम्राट के खिलाफ नहीं है, हमारे यहां बिंदुसार की ओर से नियुक्त जो कलेक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रदेष्टा हैं, वो हमारा शोषण करते हैं, हम उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन हमसे बात ही नहीं करी, अशोक ने तो डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, जब आप सेना लगा करके हमें मारोगे तो हम चुप हो जाएंगे, तुम्हारी सेना फिर से जाएगी, फिर से हम विद्रोह कर देंगे, क्योंकि हमारा शोषण होता है। तब सुसीम ने वहां के अधिकारियों को दंडित किया और स्थायी शांति स्थापित की। क्योंकि सुसीम उस समय तक्षशिला का गवर्नर था और अशोक को वहां से हटा करके अवंती में भेज दिया गया था। अशोक को वहां से हटा करके बिंदुसार ने कहां भेज दिया? अवंती। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, मैंने बताया था आपको। तो ये राजधानी में था। तभी एक दिन थोड़ी ज्यादा पी ली। किसने? साथ में अफीम खा ली। बेहोश तो रोज ही होता था, अब की बार कुछ ज्यादा हो गया, दोबारा होश आया ही नहीं और ऊपर चला गया। कौन? तो अत्यधिक सुरापान के कारण इसकी मृत्यु हो गई। मरना ही होता है, तो अत्यधिक सुरापान के कारण इसकी मृत्यु हुई। जब इसकी मृत्यु हुई तब सुसीम कहां का गवर्नर है और अशोक कहां का है? दोनों जने चल पड़े। यहां तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर जो है वो चला सुसीम, कहा कि मैं सम्राट बनूंगा। और यहां उज्जैनी से, अवंती से चल पड़ा कौन? अशोक। अशोक पहले पहुंच गया पाटलिपुत्र में, इसलिए पहले पहुंचने के बाद वो शासक बन गया। तो अशोक पहले शासक बनता है, लेकिन सुसीम ने और अन्य भाइयों ने उसका विरोध किया। तो अशोक शासक 273 ईसा पूर्व में बन तो गया, लेकिन उसका युद्ध हुआ सुसीम के साथ। 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में सुसीम की हत्या कर अशोक शासक बना। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 में। शासक कब बना? 273 में। ठीक है, तो ये बात मैं लिखवा देता हूं, लिखेंगे लास्ट में। अभी तक कहां तक लिखा था आपने? बिंदुसार ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। ओके, आगे लिखें। बिंदुसार के समय तक्षशिला में, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। दिव्य अवदान ग्रंथ के अनुसार दिव्य अवदान ग्रंथ के अनुसार, ये लिख रखा है मैंने दिव्य अवदान या कोने में, दिव्य अवदान ग्रंथ के अनुसार विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अशोक को भेजा। बिंदुसार ने पहली बार अशोक को भेजा, दूसरी बार सुसीम को भेजा,
सुशीम को भेजा, अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाकर उज्जैनी भेजा गया। बिंदुसार की मृत्यु के समय बिंदुसार की मृत्यु के समय 273 ईसा पूर्व में अशोक सबसे पहले पाटलिपुत्र पहुंचा। शासक बना। ओके, अब हेडिंग डालो अशोक की। तो आप लोग जो हैं बीच बीच में पूछते रहे, वरना मैं पूछूंगा। रोज क्लास में पढ़ाने के बाद खड़ा कर करके मैं पूछूंगा। ये जरूरी है, सुधारना पड़ेगा, आदतें बहुत खराब है। और होता क्या है कि मैंने आपको एक दिन उदाहरण देके बताया था, शायद याद हो आपको। तो एक बार मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, करीब 200 स्टूडेंट थे, 2012-13 की बात है। उस क्लास में लड़कियों में और लड़कियों में दोनों अलग अलग बैठा करते थे। लड़कियां इधर है, लड़के इधर है। तो शानदार दोनों गुटों में लड़ाई हो गई। लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट और होशियार थी वो, तो गुटों में लड़ाई। लड़कों का नेतृत्व जो लड़के कर रहे थे, 5, 7, 10 होशियार थे वो भी, लड़कियां भी होशियार थी। तो इसलिए पढ़ करके आते थे, जो मास्टर पढ़ाता उसको पूरा का पूरा जाके पढ़ते। 15-16 लड़कियां और 10-15 लड़के खूब पढ़ते थे, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जो टीचर आता, इतने मेरे से भी इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आईएएस लेवल के फटाफट पूछते कि सर ये बताओ ना, ये आया हुआ है, और ऐसा आ गया तो अपनी बात तो बताई नहीं। तो जो भी मास्टर जाता था अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़ाता था। रोजाना क्वेश्चंस, चिट्ठी पर चिट्ठियां। इसलिए कई जो बेचारे मास्टर थे जो नए नए आए थे, उन्होंने तो उस क्लास में जाने से मना कर दिया था। मुझे याद आ रहा है कि मुझे प्राचीन और मध्यकाल दिया गया था। मैंने पढ़ा करके जैसे खत्म किया, मॉडर्न इंडिया वाला मास्टर गया नया, स्टूडेंट ने दूसरे दिन बाहर कर दिया कि सर क्या पढ़ाओगे, आपसे ज्यादा तो हमें आता है। मैं दोबारा पढ़ाने के लिए मैं ही मॉडर्न इंडिया गया। उस बैच में करीब 180 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया। कैन यू बिलीव? पढ़ते हैं तो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया था एक दूसरे को नीचा दिखाने में, कि इतना ज्यादा पढ़ते थे, बाकी विद्यार्थी भी सुनते थे। आपकी क्लास में 10-15 अच्छे विद्यार्थी यदि अच्छे क्वेश्चंस पूछे रोज, बाकी विद्यार्थियों को फायदा होगा कि नहीं? दूसरे कई ऐसे बैचेज को जानता हूं जो 500-500 के थे, लेकिन उनमें से एक का भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां कुछ नमूने होते हैं, कुछ जोकर टाइप, और वो हंसी मजाक का माहौल बना लेते हैं क्लास में। बाकी सब भी टोंट मार मार के हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। नुकसान सबका होता है। क्लास पर डिपेंड करता है कि वो माहौल कैसा बनाती है। इसलिए आदतें आपकी क्लास में जोकर टाइप वाली है, मुझे थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करनी है। इसलिए इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को मैं सपोर्ट करता हूं, रोज प्रश्न पूछें।
तुम नहीं पूछोगे, मैं पूछूंगा, इसलिए रोज पूछूंगा, आज के आज ही, इसलिए चुपचाप ध्यान से पढ़ लो। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कोई दंड थोड़ी ना दूंगा, पढ़ो तो पढ़ो ना मत पढ़ो, लेकिन बेइज्जती तो कर दूंगा ना क्लास में। अशोक की बात करें, पिता कौन है? बिंदुसार। माता सुपड़ा साहब। सुबुद्रंगी। अशोक 273 या शासक का बना? 273 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। अशोक की रानी पत्नी पहली थी विदिशा महादेवी, लेकिन बाद में अभिलेखों में वर्णन, अभिलेखों के अनुसार एक ही रानी नाम है कारुआ की। कारुआ की को किस अभिलेख में उल्लेख है? रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख कौशाम्बी, वर्तमान यूपी इलाहाबाद के ठीक पास में, प्रयागराज से सट करके एक गांव नाम कौशाम्बी, खंडर है अब। तो रानी का अभिलेख कौशाम्बी से जो मिला है उसमें कारुवाकी का उल्लेख करता। अशोक कहता है मेरी एक रानी कारुवाकी, जो भी मुझे कोई राजधानी में गिफ्ट देने के लिए आता है, भेंट देने आता है, मैं राजधानी के बाहर रहता हूं, वो लोग मेरा इंतजार ना करें, क्योंकि जो मेरी रानी कारुवाकी को मेरे नाम से गिफ्ट देगा वो मुझे दिया हुआ मान लूंगा मैं। ये बात वो कहता है कारुवाकी के अभिलेख में या रानी के अभिलेख में। पुत्र की बात करें तो अभिलेख है पुत्र कितने? एक। नाम क्या है? तीवर। ये किसका पुत्र है? कारुवाकी का। तो ऐसा लगता है कि अशोक के जीवन में पहले रानियां बहुत ज्यादा थी, बाद में वो एक ही रही, क्योंकि बौद्ध साहित्य जो है वो कुछ गड़बड़ी का उल्लेख करता है। बौद्ध साक्ष्य में उपाधि की बात करें तो अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी। अशोक ने देवताओं का प्रिय दर्शन करने वाला बताया गया, देवनाम प्रियदर्शी। लेकिन पुराणों में अशोक का नाम, पुराणों में क्या नाम मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन इसका नाम मिलता है। गड़बड़ी यहां है, बौद्ध साहित्य कहते हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक बहुत क्रूर था। अशोक पहले बहुत क्रूर था, क्रूर था। इस अवस्था में अशोक का नाम चंडा अशोक था। चंडा अशोक, उसका नाम उस समय चंडा अशोक था। उसने अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की। 500 रानियों, जो अशोक की रानियां थी, की हत्या करवा दी। कलिंग युद्ध में 2 लाख लोगों की हत्या करवा दी। तो इसका मतलब अशोक बहुत ही खूंखार था।
लेकिन आगे लिखते हैं वो वहां शक होता है, परंतु ये आगे लिखते हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक अहिंसक हो गया या अशोक ने हिंसा छोड़ दी है। इसका मतलब दम किसमें है, अशोक में या बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म का साहित्य हमें बताने की कोशिश करता है, बढ़ा चढ़ा करके फैक्ट को कहता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मार करके तो राज प्राप्त किया, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि दो तरह से, एक तो अशोक के 99 भाई थे ही नहीं, संभव ही नहीं है। दूसरी बात, अशोक ने सभी भाइयों को मार दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि उसके 100 भाई थे, 100 जने थे। अब ये आंकड़ा जस्ता ही नहीं है। कोई आदमी अपने गिन करके 100 ही पुत्र पैदा करें, ये कल्पनाओं में ज्यादा संभव है, यथार्थ में नहीं। अशोक ने 99 को सल्टा दिया, खुद बचा एक। लेकिन हमें तो अशोक के अभिलेखों में अपने कुछ जिंदा भाइयों का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब उसने सबको नहीं मारा, इसका मतलब 100 थे ही नहीं। उसने जरूर एक के साथ संघर्ष किया, उसका नाम सुसीम था। लेकिन चूंकि बौद्ध साहित्य अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है, वो कहता है कि अशोक पहले क्रूर था, चंड था, चंडा अशोक था। पहले तो 99 भाइयों को सल्टाया और इसके बाद शासक बना, बहुत क्रूर था। इसके बाद में जब उसे सूचना मिली कि कलिंग के लोग हथियार नहीं डाल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, तो उसने कहा चलो रे, और सेना लेकर के कलिंग के लोगों को काटने लग गया। कलिंग की सेना ने तो बहुत जल्दी हार मान ली थी, 2 घड़ी में। लेकिन अशोक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जनता को काट दो, कत्लेआम। और इसके बाद तब तक काटा गया जब तक कि सूर्यास्त होकर के अंधेरा नहीं हो गया। जो भी सामने आया कलिंग का, बच्चा हो, औरत हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, जो भी सामने आया, अशोक ने कहा काट के फेंको। इतना क्रूर था। एक बार अशोक के 500 रानियां थी, एक बार नहीं, वो तो थी पहले 500 रानियां थी। अशोक का रंग थोड़ा काला काला था। रानियां बातचीत कर रही थी, अशोक भी हरम में था, रनिवास में था। रानियां आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी कि चेहरे से क्या होता है, मन से विराट होना चाहिए, मन से अच्छा होना चाहिए। हमारे अशोक को देखो, चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कितना अच्छा है। अशोक ने दूसरी बात सुनी नहीं, उसने सिर्फ एक बात सुनी कि मैं काला हूं, मेरी रानियां कह रही हैं। उसने सेना को आदेश दिया काट के फेंक दो सबको। तो 500 रानियों को काट के फेंक दिया। कई दिन बाद अशोक को लगा कि सारी काट दी। फिर उसने कहा कि एक रानी तो होनी चाहिए। उसने फिर एक रानी, एक और महिला के साथ विवाह किया जो कलिंग की रहने वाली थी, नाम था कारवा की। और बाद में अभिलेखों में इसकी बहुत प्रशंसा करता है, इसकी और इसके बेटे तीवर की, कि बस मेरी तो एक ही रानी है, मेरे तो बस एक ही बेटा है। मुझे लगता है कि ये जो कहानियां गढ़ी हैं बौद्ध साहित्य ने, ये फर्जी हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो अशोक रानियों को तो कटवा सकता है ना, बेटों को तो नहीं। उन्होंने तो नहीं कहा ना उसको कि तू काला है, बाप हमारे हैं। उसके बेटों का उल्लेख भी तो नहीं मिलता। इसलिए ये कपोल कल्पनाएं बौद्ध साहित्य ने गढ़ी हैं, हकीकत ऐसी है नहीं। फिर भी आपको ये सब बात लिखनी है, मैं लिखा देता हूं, लिखो। अशोक की हेडिंग डाल दी क्या? अशोक का हेडिंग डाल करके टाइमिंग लिखो, 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक।
ये टाइमिंग लिख दिया क्या? ये वाली स्लाइड जो है यूं क्यों उतार दो, यहां से पिता यही रहेंगे, माता भी यही रहेगी, शासक यही बनेगा, राज्याभिषेक भी, पत्नी भी। पत्नी की जगह मैं रानी लिख रहा हूं, रानी लिखना आप। विदिशा महादेवी। इसकी संतान का नाम महेंद्र एवं पुत्री का नाम संगमित्रा। तो महेंद्र और संगमित्रा। अब ये वाली स्लाइड जो है वो भी यूं क्यों उतार दो। उपाधि पुराणों में नाम बौद्ध साहित्य के अनुसार पहले क्रूर था, चंडाशोक था। अशोक ने 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की। अब अशोक को पढ़ते पढ़ते अपने को 5 घंटे या 6 घंटे लगेंगे, 3 दिन में भी पूरा हो जाए तो गनीमत है। मैंने अभी शुरुआत की है अशोक की, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि क्रूर तो है लेकिन इतना भी नहीं जितना ये बता रहे हैं। हाँ उसने भाइयों को मारा है लेकिन एक को। हाँ उसने रानी को भी मारा है बट एक को। बिगड़ गई होगी विदिशा महादेवी के साथ, इसलिए इनको शासक नहीं बनाया था उसने, बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था महेंद्र और संगमित्र। तो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी यहां बता दी। अब बात मैं आपको बताऊंगा कलिंग युद्ध की। तो अपना टॉपिक है कलिंग युद्ध, कोशिश करना यही क्लास में समझ लो कलिंग युद्ध। आज तक आपने खूब पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं सुना तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक सुना होगा। इसलिए आज आखिरी बार और सुन लो, फिर सुनने की जरूरत ना पड़े। कलिंग युद्ध जो था दोस्तों, पहली बात आपके क्वेश्चन आएंगे अब स्टैंडर्ड वाले की, कारण क्या था, अशोक ने कलिंग का युद्ध क्यों किया। तो आप सब इन कारणों को मैं रटाऊंगा नहीं, आप स्वयं देखें कि कलिंग युद्ध अशोक ने क्यों किया और इसके पीछे उसका मूल कारण क्या था।
एक तो कलिंग की पोजीशन, कलिंग की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी, और जो कलिंग था वो दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध था। तो कलिंग की भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। कलिंग वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र को कहा जाता था, उड़ीसा का क्षेत्र। तो ये कलिंग था। अब यदि देखें तो कलिंग के ठीक ऊपर यहां पाटलिपुत्र है, राजधानी है, उसके पास में ये कलिंग है। तो कई कारण थे। एक तो यहां पर जो विंध्याचल पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला, इसके बाद में ये सतपुड़ा पर्वतमाला, इनकी वजह से यहां से दक्षिण भारत में जाना संभव नहीं था। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार सिर्फ कलिंग यानी छत्तीसगढ़ होकर के संभव था। ये जो घाटी है, इसी घाटी से दक्षिण में, राजधानी से दक्षिण में प्रवेश कर सकते थे। तो एक कारण नंबर एक, कलिंग की भौगोलिक स्थिति। क्योंकि दक्षिण भारत पर यदि नियंत्रण रखना है, उस जमाने में प्लेन तो थे नहीं, सेना स्थल मार्ग से जाती थी, रेलवे भी नहीं था, इसलिए जाने के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार कलिंग होकर के था। तो भौगोलिक स्थिति अर्थात दक्षिण पर नियंत्रण रखना है तो कलिंग पर नियंत्रण रखना होगा। तो पहला कारण यह हुआ। दूसरी बात, व्यापारिक लाभ। कलिंग की स्थिति समुद्र तट पर, बंदरगाहों पर, ये यहां बंगाल की खाड़ी, तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहां से समुद्री व्यापार होता था, और यहां से बड़े बड़े जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे कि सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां तक कि चीन भी जाते थे, तो व्यापार। लेकिन बंदरगाहों के करीब बसा होने के कारण ये जो कलिंग है, इसका नियंत्रण यहां तक था, और पाटलिपुत्र सामान को ले जाने लाने के लिए कलिंग बहुत जरूरी था। तो व्यापारिक लाभ अर्थात कलिंग समुद्र तट पर स्थित। कारण नंबर दो। कारण नंबर तीन, कलिंग के घने जंगलों में आज भी बहुतायत से हाथी रहते हैं, उस जमाने में भी हाथी रहते थे, तो हाथियों की उपलब्धता। यदि कलिंग पर नियंत्रण हो जाएगा तो स्वेच्छा से हाथी मिल जाएंगे। हाथी सेना के लिए जरूरी थे उस जमाने में, तोपें नहीं होती थी किले को तोड़ने के लिए, हाथी पर्याप्त था, तो हाथियों की प्राप्ति। चौथा कारण था कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अर्थात यदि हम मगध के 4 वंशों को देखें तो इनमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था हर्यक वंश। पढ़ाया था क्या? राजा बिंबिसार था या नहीं? उसने अंग को जीता या नहीं? उसके बाद में उसका बेटा अजातशत्रु, उसने वज्जीसंघ को जीता या नहीं? इसके बाद में दूसरा वंश कौन सा आया? शैशुनाग वंश ने अन्य राज्यों को जीते नहीं, जिनमें वत्स था, जिनमें अवंती था। इसके बाद में हमने देखा नंद वंश, तो नंद वंश के शासकों ने भी कलिंग को जीत लिया था, लेकिन जैसे ही नंद वंश खत्म हुआ कलिंग आजाद हो गया। इसके बाद में चौथे नंबर पे मौर्य, मौर्य वंश अपन पढ़ ही रहे। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने और सब कुछ जीत लिया, कलिंग को नहीं जीता। और इसके पीछे बताते हैं कि पूरा भारत
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक का उसने जीत लिया, लेकिन अपनी राजधानी के पास में कलिंग को नहीं जीता। इसके पीछे दो कारण थे। एक, कलिंग की जनता बहुत पावरफुल थी, क्योंकि कलिंग गणतंत्र था, बाकी भारत में राजतंत्र था और कलिंग में गणतंत्र था। इसलिए कलिंग में कोई स्पेशल सेना नहीं है, कलिंग में कोई राजा नहीं है। आप जब किसी भी किताब को, चाहे जिसको भी पढ़ लो, चाहे जिस संस्था के नोट्स हो, आपको कलिंग के युद्ध में अशोक ने किस राजा को हराया नाम नहीं मिलेगा। कुछ जगह कलिंग का राजा खारवेल दे रखा है, लेकिन वो बहुत बाद में हुआ था, हाथी गुम्फा जिसने लेख लिखवाया था। इसलिए चूंकि कलिंग गणतंत्र है, सारे स्त्री पुरुष यहाँ के सेना में शामिल थे और लोग आपस में से अपना प्रधान चुन लेते थे। तो इससे नुकसान क्या था? गणतंत्र होने के कारण यहाँ की सारी जो जनता थी वो सेना थी, और जब जनता सेना बन जाती है, तब चाणक्य ने रोक दिया था चंद्रगुप्त को कि नहीं, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, जनता हावी हो जाएगी, जनता भड़क जाएगी। इतना भारत जीत लिया बस बहुत है। लेकिन अशोक को तो जीतना था, अपनी ताकत दिखानी थी, इसलिए वो कलिंग के साथ भिड़ गया। कारण एक ये भी था कि वो गणतंत्र था और कलिंग की जनता के लोगों की रिश्तेदारियां मौर्य साम्राज्य में भी हुआ करती थी। ये लोग रिश्तेदारों के यहाँ आते थे और उन्हें कहा करते थे कि तुम तो गुलाम हो अशोक के और हम जो है आजाद हैं। तो यहाँ के लोगों में विद्रोह की भावना बढ़ रही थी, इसलिए अशोक ने सोचा कि ना बांस रहेगा ना ही बांसुरी, तो उसने कलिंग को खत्म कर दिया। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो, कलिंग युद्ध, कलिंग का युद्ध, हेडिंग डाल दो, फिर मैं कारण लिखा देता हूं। हेडिंग डाल दी क्या? अरे कलिंग युद्ध की हेडिंग डाल दी क्या? ओके, ये युद्ध कब हुआ था? तो इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो इसका साक्ष्य, प्रमाण या उल्लेख शाहबाज गड्डी या फिर 13वें शिलालेख, शाहबाज गड्डी से उल्लेख प्राप्त होता है। तो अभिलेखों में प्रमाण है, शाहबाज गड्डी वाले में इसका प्रमाण है। और दोस्तों, इसके अनुसार अशोक ने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, हाँ बिल्कुल, मैं ये युद्ध किया। अब 8 साल, 269 में 8 साल कम करोगे तो कितने होंगे? 261 बीसी। राज्याभिषेक 269 में हुआ, 8 साल 269 में कम कर दो, कितना आएगा? 261 बीसी में यह युद्ध हुआ।
लिख दिया। कारण की हेडिंग डालो। लिखें नंबर 1, कारण नंबर 1, कलिंग की भौगोलिक स्थिति कलिंग की भौगोलिक स्थिति मगध से दक्षिण भारत जानी मगध से दक्षिण भारत जानी के मार्ग पर स्थित होने के कारण अशोक ने कलिंग को जीता। क्योंकि दक्षिण पर नियंत्रण रखने के लिए कलिंग पर नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग पर नियंत्रण आवश्यक था। नंबर 2, व्यापारिक लाभ। व्यापारिक लाभ इसमें लिख दें, कलिंग मगध और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित था। व्यापारिक लाभ इसमें लिख दो, कलिंग मगध एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित था। समुद्री व्यापार के लिए कलिंग के बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थित था। समुद्री व्यापार के लिए कलिंग के बंदरगाहों पर नियंत्रण करना आवश्यक था। ओके, नंबर 3, कलिंग से हाथियों की प्राप्ति। हाथियों की प्राप्ति होती थी। कौमा, हाथी सेना के लिए आवश्यक थे। हाथी सेना के लिए आवश्यक थे। नंबर 4, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा डैश मार्क लिख दो।
अशोक साम्राज्यवादी शासक था। कलिंग को जीतकर बिंबिसार द्वारा शुरू की गई, कलिंग को जीतकर बिंबिसार द्वारा शुरू की गई साम्राज्यवादी भावना को पूर्ण करना चाहता था। साम्राज्यवादी भावना को पूर्ण करना चाहता था। लास्ट पांचवा, कलिंग गणतंत्र शासन व्यवस्था, कलिंग गणतंत्र शासन व्यवस्था वाला राज्य था। जो राजतंत्र के लिए खतरा था। दोबारा बोलो। कलिंग गणतंत्र शासन व्यवस्था वाला राज्य था जो राजतंत्र के लिए खतरा था। राजतंत्र कहां है? किसके लिए खतरा बावली? अरे राजतंत्र कहां है? अशोक राजतंत्र वाला तो है, इसका बाप राजा, उसका बाप राजा, इसलिए अशोक राजा। तो राजा का बेटा का बेटा का बेटा बनता रहेगा, वो राजतंत्र है। और जिसमें राजाओं के बेटों का कोई स्थान नहीं होता वो गणतंत्र है। तो भारत क्या है? इसलिए गणतंत्र हमेशा राजतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, ओके। अब सुनो समाचार फटाफट लिख लेना, बाद में मैं लिखा दूंगा। कि बताते हैं कि कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने बहुत बड़ी सेना बनाई, कई दिनों से तैयारी की, पता था कि संघर्ष जबरदस्त होगा, इसलिए सेना जो थी वो मगध से भी आई थी और बाकी पूरे भारत से उसने बुलाई थी। सेना को आदेश दिया कि इस प्रकार का युद्ध करना कि दुनिया याद रखे कि अशोक जब युद्ध करता है तब जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है। तो जोरदार युद्ध किया गया और युद्ध के बाद में जो है कलिंग के लोगों को मारा गया। इस युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। जो 13वां शिलालेख कहां से मिला? शाहबाज गड्डी, पाकिस्तान के क्षेत्र से शाहबाज गड्डी से प्राप्त होता है। इसमें बहुत साफ उल्लेख मिलता है कि दिन भर युद्ध चला था, अशोक बड़ा बेचैन था। उसने कलिंग में अपना शिविर लगाया, सेनापति और सेना को भेज दिया कि मुझे फटाफट युद्ध जीतने की सूचना देना, कोई हार की सूचना देने के लिए आ गया, गला काट के फेंक दूंगा। सेना डरी हुई थी, हारने का मतलब नहीं था, आदेश था कि चाहे जितनी मारो बस मारो लेकिन जीतो। अशोक ने कहा था मुझे युद्ध करने के लिए युद्ध नहीं करना, जीतने के लिए युद्ध करना है। जैसे आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट ठान के बैठे हैं कि हमें तैयारी करने के लिए तैयारी नहीं करनी, सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, इसलिए हर कीमत पर, हर स्तर पर, हर तरीके से पढ़ाई करके और सिलेक्शन करवाएंगे। अशोक को भी ऐसा ही करना था। थोड़ी देर 2 घड़ी बाद अशोक के शिविर में, जहां अशोक का तंबू लगा हुआ था युद्ध भूमि के पास, उस अशोक के शिविर में जो सेनापति था वो लौट करके आया और झुक करके सलाम करते हुए उसने कहा कि सम्राट की जय हो, हमने कलिंग युद्ध जीत लिया है। अशोक ने बड़ी तसल्ली महसूस की। उसने कहा
कि कत्लेआम कर दिया है। अशोक को बड़ा संतोष हुआ कि आज मैंने कलिंग, एक ही राज्य बचा था पूरे हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक का भारत में एक छोटा सा राज्य जो कि बचा हुआ था, जीत लिया मैंने, फतेह कर लिया। आज दुनिया मुझे याद रखेगी, दुनिया बात करेगी कि कलिंग युद्ध जीता। विचारों में गुम तभी दिव्य अवदान जो किताब है उसके अंदर से उल्लेख स्टार्ट होता है कि तभी अशोक के शिविर में एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम उपगुप्त, बौद्ध भिक्षु ने प्रवेश किया, सम्राट की जय हो अभिवादन किया, और इसके बाद अशोक को कहा कि मुझे आज बहुत दुख है कि हिंदुस्तान का सम्राट युद्ध हार चुका। अशोक का दिमाग एकदम से बन्ना गया, कनपट्टियां गर्म होने लगी। बोले तेरा दिमाग खराब है, मैंने युद्ध जीता है, हारा मैं नहीं। उसने कहा कि नहीं, आज दुख के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का सम्राट युद्ध हार चुका है। अशोक ने कहा कि नहीं। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु था, उसने समझाया कि तूने देखा है क्या तुझे युद्ध जीतते? बोले ना, तो सुना है। अरे यही तो फर्क है बावड़े, 4 अंगुल का फर्क है सत्य और झूठ में। जो आंखों से देखा वो सत्य है, जो कानों से सुना वो झूठ है। देखने की कोशिश करो। अशोक ने कहा कि चलो। सूर्यास्त हो चुका था। अशोक और उपगुप्त युद्ध भूमि में उतर गए, दूर तक गए। तब देखा कि चारों ओर से जमीन पर कटे हुए शव, जिन्हें संध्या होने के बाद, संध्या होने से पहले चिल कौवे नोच रहे थे, संध्या होने के बाद गिद्ध और कुत्ते नोच रहे थे, महिलाओं के क्षत विक्षत शव, बच्चों की कटे हुए सर, यहां तक कि कुछ ऐसे दर्दनाक दृश्य कि किसी महिला ने अपने बच्चे को गोद में ले रखा है, एक हाथ में तलवार एक हाथ में बच्चा है, और फिर भी लड़ती रही, गर्दन कटी पड़ी है, जमीन पर पड़ी है, बच्चा हाथ से छिटक नहीं पाया। दूर दूर तक जहां जहां तक निगाह गई, लाशों का अंबार, क्षत विक्षत लाश है। अशोक का मन भी द्रवित होने लगा कि बहुत बुरी तरह काट दिया, इतना तो नहीं कहा था मैंने, ये बहुत ज्यादा गलत है, इतनी बड़ी मानवता। आगे बढ़ते हुए कुछ दृश्य देखिए। एक जगह एक बच्चा अपनी मां, जिसका सिर कटा हुआ था, 2-2.5 महीने का बच्चा, मां की गोद गिरे हुए शव के स्तन से दूध पीने की प्रयास में, भूखा बच्चा, लेकिन मां तो मर चुकी थी। दूध नहीं आने पर वो बार बार से जोर जोर से चिल्ला रहा था। अशोक से देखा नहीं गया। उसने कहा उपगुप्त को कि चलो वापिस। उपगुप्त ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तुम्हें लगता नहीं है कि तुम हिंदुस्तान के सम्राट और ये तुम्हारी जनता, तुम युद्ध जीते हो या इस जनता को आज हिंदुस्तान का सम्राट हारा है? अशोक ने कहा कि मुझे भी लगता है कि जनता को काट करके मैं जीत नहीं पाया, मैं हार गया। उपगुप्त ने कहा कि यदि तुझे जीतना होता तो ये जिंदा इन लोगों के दिलों को जीत करके देखता कि तुम्हारा सम्राट तुमसे जीत नहीं आया है, लेकिन ये मर गए हैं तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारे सामने हार नहीं माने। क्या जीतेगा इनको? तेरी पूरी तरह हार हुई है। तब सम्राट अशोक ने कहा कि ठीक, आज के बाद मैं जीतूंगा तो दिलों से जीतूंगा, धर्म से जीतूंगा, तलवार से नहीं। और इस प्रकार उपगुप्त के द्वारा इसी युद्ध भूमि में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण स्वीकार कर लिया कि मैं बौद्ध बनूंगा। साथ में हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया, युद्ध छोड़ा, और कहा कि आज तक जहां युद्ध भूमि में भेरी बजती थी, शंख, युद्ध के शंखनाद होता था, युद्ध की भेरी बजती थी, अब वहां भेरी घोष नहीं होगा, अब वहां धम घोष होगा, धर्म की घोषणा होगी, धर्म की शंख की आवाज सुनाई देगी, जो शंख धर्म के लिए बजा करेगा। इस प्रकार से अशोक ने इसी कलिंग युद्ध में हिंसा छोड़ दी और अहिंसा के माध्यम से जन कल्याण का आदर्श अपना लिया। हिंसा छोड़ी और अहिंसा के माध्यम से जन कल्याण का आदर्श अपनाया। ऐसा आदर्श
जिस पर चलते हुए अशोक को भारत का महान सम्राट कहते हैं। महान सम्राट भारत के दो, दूसरे पर फिर भी विवाद है। पहला है अशोक, दूसरा अकबर। अकबर पर फिर भी विवाद है, चार बातें उठती हैं, अशोक पर नहीं उठती। इसलिए अशोक ने जो है जनता को जीतने के लिए अहिंसा का सहारा लिया। यह था कलिंग युद्ध। लिखवा दूं, लेकिन कुछ साक्ष्य ये कहते हैं कि अशोक बड़ी चालू चीज था। उसने युद्ध जीतने से पहले खूब मारा, फिर बाद में उसे पता था अब किसी को जीतना ही नहीं है, सब जीत चुका। अब जनता के मन में प्रेम दिखाना है, अतः उसने हिंसा छोड़ने की बात कही। वरना यदि सच में वो हिंसा छोड़ता तो सेना कम कर देता, लेकिन अशोक ने सेना को कम नहीं किया बल्कि बढ़ाता ही चला गया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो राजनीतिक कूटनीति से प्रेरित होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब दिव्य अवदान से। यहां एक बात और जान लो, कुछ ग्रंथों में, कुछ किताबों में आपको अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करवाने वाले बौद्ध भिक्षु का नाम न्यू ग्रोथ भी मिलेगा। न्यू ग्रोथ, ये सही बात है। जो श्रीलंका के जो बौद्ध साहित्य है, जिन्हें हम सिंगली बौद्ध साहित्य कहते हैं, उस श्रीलंका के बौद्ध साहित्य में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? लेकिन दिव्य अवदान और भारतीय बौद्ध साहित्य में नाम क्या है? उपगुप्त। ओके, लिखवा दूं? लिखें, फटाफट लिखें। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। एक लाख से अधिक कलिंगवासी मारे गए। कलिंगवासी मारे गए, कई लाख घायल हुए। 1 लाख से अधिक कलिंगवासी मारे गए, कई लाख घायल हुए। 1.5 लाख कलिंगवासियों को पकड़कर दास बनाया गया। दास बनाया गया। अशोक के तेरहवें शिलालेख के अनुसार, अशोक के 13 शिलालेख के अनुसार इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने युद्ध या भेरी घोष छोड़कर
धम्म घोष को अपना लिया। धम्म घोष को अपना लिया। हिंसा छोड़कर, हिंसा छोड़कर जन कल्याण को आदर्श बनाया। दिव्य अवदान में बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को, दिव्य अवदान में बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को इसके लिए उत्तरदायी बताया गया। दिव्य अवदान दिव्य अवदान में बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को इसके लिए उत्तरदायी बताया गया। जबकि श्रीलंका के बौद्ध साहित्य के अनुसार न्यू ग्रोथ बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ओके, तो कलिंग युद्ध भी हो गया, तो अशोक का भी खेल लगभग विजय में खत्म हो लिया। कल हम बात करेंगे अशोक या अभिलेखों की। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त। कल मैं 3 घंटे लगवा लूं क्या आप? ओके, कल मेरी 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लास लगवा लेता हूं मैं, ठीक है? ओके, आज समय नहीं मिला मुझे पूछने का, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूछूंगा नहीं। कल आते ही सबसे पहले धमाधम, नहीं क्या? यस सर बोलो, यस सर, यस। ओके, नमस्कार।